जहाँ तक ये बात हो रही थी इससे पहले कि कामरान साहब ये बात कर रहे थे कि उस सदर की जानिब से ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। देखिए, सदर इस हवाले से हम रिपोर्ट करते रहे तो सदर तो सत्य किताबत करते रहे। सदर ने तारीख जब 6 नवंबर की दी और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करें, उस वक्त भी तनकीद होती रही कि जी सदर का तो ये इख्तियार ही नहीं है, आपने ये गैर कानूनी काम कर दिया। और अच्छा, इससे अब अदील बड़ैच यहीं से आपका कमेंट कंटिन्यू करेंगे। सदर मुमलिकत के हवाले से बात हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात वो बताएंगे। वकार, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात इस अहम इजलास में शिरकत करेंगी। वकार से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अदील बड़ैच आप कुछ कह रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अब इलेक्शन कमीशन की तरह वकार ने खबर शेयर की कि इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाकर पहले एक बैठक लगाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि टाइम की सेंसिटिविटी का इलेक्शन कमीशन को अंदाजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए कि आप जाएं मुशावरत करें। अभी तो इसका मतलब है कि अगर इजलास पे ही बैठना है और उसके बाद मुशावरत करनी है कि सदर के पास जाना है या नहीं जाना है, तो ये तो वही लड़ाई दोबारा शुरू होती दिखाई दे रही है कि जी सदर के पास इख्तियार नहीं, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम सदर से मिलेंगे नहीं, कानून में हमारे पास इख्तियार है। अभी तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जाके सदर मुमलिकत से मुशावरत कर इख्तियारात लेनी की चाहिए। लड़ाई आपको दोबारा होते हुए नजर आ रही है। कता कलामी की माजरत, साथ ही रहिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वकार सईद से हमारा राब्ता बहाल हो गया। वकार, आगाह कीजिएगा, हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कौन कौन सी आम शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, एक इंतहाई जो है वो अहम और गैर मामूली पेशरफ्त है। उसकी वजह कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो जाके सदर मुमलिकत से मुशावरत करे, तो इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी जो मुशावरती इजलास है वो तलब किया है और कुछ ही देर में होगा। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जो उनकी लीगल टीम है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनकी आमद का इंतजार है। और उसके बाद जो उनकी लीगल टीम है वो अब तक जो आज जो केस है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और इसके अलावा जो केस की कार्रवाई है उससे मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करेगी। और मुमकिन तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा जो दीगर अराकीन जो मौजूद है इस वक्त जो डीलिमिटेशन से मुतल्लिक जो केसेस है उसकी समाअत कर रहे थे, आज वो इस इजलास में शरीक होंगे। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम और उनके जो वकील है सजील सवाती जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ने ही इजलास के थ्रू जो है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत को गैर आईनी और गैर कानूनी जो है वो करार दिया था। तमाम अब इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है उसके बाद जो है वो ये इजलास तलब किया गया है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला करेगा कि आए सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए कोई खत किताबत की जाती है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही जो है वो सदर मुमलिकत के पास जाते हैं और इस आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो है वो मुशावरत करते हैं। जबकि इसमें एक अहम पहलू ये है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट की जो शिक 57 और 58 में जो है वो तब्दीली की गई थी और तरामीम के बाद जो सदर मुमलिकत की तारीख देने का इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन को जो है मुंतकिल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल उसी मौक़िफ़ को अपनाया और इलेक्शन एक्ट की जो 57 और 58 की जो शिक है उसको जो है वो मेंशन किया और वाज़े तौर पर कहा कि चूंकि अब ये तरामीम हो चुकी है इसके बाद जो है वो यानी सदर मुमलिकत से जो मुशावरत है वो आईनी तकाजा नहीं है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ वाज़े कर दी कि आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो आईनी तौर पर सदर मुमलिकत के पास है, तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ये जो मुशावरती इजलास है इसमें तफसीली तौर पर इन तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। और उसके बाद चूंकि इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया, तो मुमकिन तौर पर वो इलेक्शन कमीशन यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आज ही सदर मुमलिकत से जो है मुलाकात करेंगे और आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो है वो एक रस्मी जो है मुशावरत होगी और ऐलान जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो भी जो है वो जो कानूनी माहिरीन है वो बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की ही जानिब से होगी। ताम उसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो मुशावरत है वो इसमें शामिल होगी। लेकिन इससे कबल जो सदर यानी सदर हाउस के जो जराए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो आरिफ अलवी साहब की जानिब से मुमकिन तौर पर जो तारीख है वो 1 दिसंबर से ऑनवर्ड यानी 54 दिन जो है वो गिने जाएंगे और उसके बाद फिल फॉर आम इंतखाबात की तारीख जो है वो
جو بھی بنتی ہے وہ دی جائے گی۔ تاہم جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے چونکہ الیکشن کمیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں 11 فروری کی تاریخ دے چکا ہے، تو 11 فروری کے انتخاب سے متعلق بھی وہ صدر مملکت کو جو ہے وہ مطمئن کریں گے، جس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جیسے کہ خیبر پختونخوا کا ہزارہ بیلٹ ہے، سوات ڈویژن ہے، اس کے علاوہ جو پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر برف باری ہوگی، وہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہے گا۔ وقار سعید، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کا ہمارے ساتھ ماہر قانون کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل وڑائچ، آگاہ کیجئے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے، جس طرح سے وقار سید بتا رہے تھے، کہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے 1 دسمبر کے بعد کی کوئی تاریخ کی آپشن دی جائے، تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ وقار جو بات کر رہے تھے کہ صدر کاؤنٹ 1 تاریخ سے کریں گے، 1 دسمبر سے کریں گے، اس کے بعد 54 دن آگے لے کے چلیں۔ اچھا، اس میں بھی شیڈول میں مارجن ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 54 دن پورے کیے جائیں، اس میں 5 سے 6 دن ایسے ہیں جو اس میں اسکپ کیے جا سکتے ہیں، جس میں جو انتخابی مہم کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو صدر کا چونکہ سائنس یہ رہا ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونا چاہیے، 90 روز میں تو انتخابات ہو نہیں سکتے۔ اس میں پھر اب صدر اس حوالے سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو اویلیبل ڈیٹس ہیں، جو اویلیبل ٹائم فریم ہے، اس میں جلد از جلد ہوں، اور اس میں تقریباً وہی 2.5 ہفتے کا وقت بنتا ہے جس میں صدر مملکت تاریخ دینے کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مجبوری بن گئی ہے یہ تسلیم کرنا کہ صدر سے مشاورت کرنی ہے، وہ بامانی مشاورت کرنی ہے، تو اختیار ہو گیا یہ صدر کا۔ اور اس ساری سچویشن میں ایک اور بات بڑی اہم ہو گئی کہ اب کل کو انتخابات کا التوا میں لے جانے کے حوالے سے، جس طرح آپ دیکھیں صدر کی جانب سے تاریخ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاخیر سے دی گئی، 6 نومبر کی اناؤنسمنٹ جو کی گئی، اور اس میں بھی اگر مگر ضرور ہوا، لیکن وہ بالآخر تاریخ دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو بہت زیادہ عدالت میں بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو عدالت نے اس معاملے کو سینسٹائز کر دیا ہے کہ مستقبل میں بھی انتخابات کی تاریخ کے معاملے میں 1-2 روز کی جو تاریخ اناؤنس کرنے کا جو مارجن ہے وہ بھی عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بہت عام ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے کہ یہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ چیف جسٹس نے جو کہا ہے کہ ہم تاریخ بدلنے نہیں دیں گے، ہم اسی تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنوائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی۔ یہ ریمارکس بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات سے متعلق جو سیریسنس ہے، جو کلیئرٹی ہے، عدالت کس طرح اس معاملے کو لے کے چل رہی ہے۔ عدالت کا یہ کہنا کہ یہ پتھر پر لکیر ہوگی، عدالت نے واضح کر دی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ایک قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک CMA فائل کر کے تاریخ دے دیں گے اور اس کے بعد اس کا حال وہ ہوگا جو پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے ہوا، جو خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے ہوا، اور یا جو انتخابات کی تاریخ 8 اکتوبر کی انہوں نے دی تھی جو اس کے ساتھ ہوا۔ تو عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ پھر ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ تو اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے جس میں چیف الیکشن کمشنر اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنے کے بعد، بنیادی طور پہ یہ مشاورت اب شاید اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس میں کتنا مارجن ہے، اگر صدر اس کے علاوہ کسی اور ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا سٹانس لینا ہے۔ اس میں کوئی ڈیڈ لاک کی کیفیت کا تو بظاہر امکان لگتا نہیں، کیونکہ 2 سے 2.5 ہفتوں کے جو بحث ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ انتخابات اتوار کے روز ہی ہوں۔ اگر انتخابات کسی اور تاریخ کو ہوتے ہیں اس دن عام تعطیل کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں کوئی قانونی لاجک نہیں ہے، اس میں کوئی آئینی منطق نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہے اس میں رد و بدل یقیناً ہو سکتا ہے، اس سے پیچھے آ سکتی ہے، بظاہر اس سے آگے جاتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ الزام تو الیکشن کمیشن پہ تھے، وہ تاریخ نہیں دے رہا، الیکشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے تو ایک آخری حد مقرر کر دی۔ اب تو معاملہ
जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में बज़ाहिर दिखाई देता है। तो अब अदालत के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि जो तारीख अदालत में आ जाएगी उसे फाइनलिटी मिल जाएगी, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर 30 तारीख के बाद जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आएगा, बल्कि इलेक्शन शेड्यूल तो काबिल अमल 30 तारीख के बाद यानी 1 दिसंबर से होगा, लेकिन इस बात का इम्कान है कि जो तारीख आज फाइनल हो जाएगी उसके बाद एक टेंटेटिव शेड्यूल जो कि काबिल अमल 1 से होगा वो भी अदालत तलब कर ले, वो भी अदालत में देना पड़ेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। इलेक्शन एक्ट में चीजें लिखी हैं, तो जब तारीख फाइनल हो जाती है तो शेड्यूल भी ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये रह जाती है कि उस शेड्यूल पर अमल दरामद जो है वो पब्लिक जो नोटिस होता है, जो पहले दिन जिसमें आरओ पब्लिक नोटिस जारी कर देते हैं, उस दिन से उस पे अमल दरामद शुरू हो जाता है। उस पे अमल दरामद शुरू होता है। अदील वड़ाई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा एमकेएम अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब, आज एक तारीख आ रही है 11 फरवरी की और उस पर अभी मुशावरत होगी सदर मुमलिकत से, किस हद तक खुश आइंद है? एमकेएम पाकिस्तान चूंकि अवामी जमात है और अवाम की सोच के साथ आगे बढ़ती है, तो अवाम की सोच क्या है? अवाम की सोच है कि हमेशा मुल्क के अंदर जो है जमहूरी रवायत कायम दायम रहना चाहिए। इसी तरह एमकेएम की भी ख्वाहिश है कि मुल्क में जमहूरी रवायत कायम दायम रहना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हर सूरत में इंतखाबात का इनेकाद। और इसीलिए एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को खुशाइन समझती है, वेलकम करती है और समझती है कि यस 11 फरवरी को हर सूरत में मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हर मेक श्योर किया जाए कि आज़ादाना मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात को इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। उसके लिए जरूरी है कि तमाम सियासी पार्टियों को इंक्लूडिंग एमकेएम पाकिस्तान को इवन प्लेइंग फील्ड भी दिया जाए। एमकेएम हमेशा, मैं समझता हूँ कि उसकी शिकायत रही और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और अखबारात में बयान भी दिए और साथ साथ हमने मुख्तलिफ हल्कों के साथ मुलाकातें भी की हैं। एमकेएम पाकिस्तान के एक वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर चुका है और साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की है कि सिंध के अंदर, बिलखुसूस शहरी सिंध के अंदर एमकेएम पाकिस्तान को इवन प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। और उसकी हमने वजूहात रखी। वजूहात क्या थी कि जो पिछले 12 साल और 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्ट नाहिल बेस हुकूमत सिंध पे हुक्मरानी करती चली आ रही थी और जिन डिप्टी कमिश्नर को अगर लड़काना से ट्रांसफर किया गया है तो कराची भेज दिया गया और कराची से किसी एसएसपी का ट्रांसफर करके उसे हैदराबाद भेज दिया गया। इसका मतलब कि वही अफसरान जो पिछले 12 साल से 15 साल से सिंध में हुक्मरान मौजूद थे उनको ही लगाए जा रहे हैं। एमकेएम क्या मुतालबा करती है? एमकेएम वेरी सिंपल मुतालबा करती है कि ईमानदार दियानतदार अफसरान को सिंध में तैनात किया जाए ताकि मेक श्योर हो कि आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। सही। अमीनुल हक साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे, हल्का बंदियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और इनको फंड्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और आपको लगता है कि इलेक्शन की जब तारीख आएगी और तब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन तमाम तर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, हल्का बंदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जिस अंदाज से डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया गया, एमकेएम की कोशिशें शामिल थी और एमकेएम का मुतालबा था कि हर सूरत में जो नए आने वाले इंतखाबात हो वो नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर किया जाए। एमकेएम का मुतालबा मंजूर किया गया। एमकेएम दूसरी भी मुतालबात करती चली आई थी कि डिलिमिटेशन किया जाए। डिलिमिटेशन पे भी मैं समझता हूँ इसका